हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए प्लेटफॉर्म पर। और इस चैनल का नाम है शिव प्रजापति सर टेट। और दोस्तों, कुछ लोग मुझे जानते होंगे और कुछ लोग अभी नहीं जानते होंगे, तो मैं अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम शिव कुमार प्रजापति है। मैं आप लोगों के लिए सी टेट, संविदा शिक्षक वर्ग 3, MP टेट और UP टेट, रीट, H टेट, CG टेट सभी राज्य के अलग अलग टेट एग्ज़ाम की तैयारी करवाता हूं। और दोस्तों, मैं पहले एक दूसरे चैनल पर पढ़ाता था, तो वो चैनल मैंने बंद कर दिया। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी यूट्यूब से, तो वो मैंने बंद कर दिया और एक नया चैनल क्रिएट कर लिया, जिसका नाम है शिव प्रजापति सर टेट। मैंने यह चैनल का नाम अपने नाम पर ही क्रिएट कर लिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप मुझे वहाँ पर सपोर्ट करते थे, वैसा ही आप लोग मुझे यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, तो मेरा मोटिवेशन आप लोगों के द्वारा वैसा ही बना रहेगा। और मैं आप लोगों के लिए जैसी क्लास वहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करता था, उसी तरह से और भी इम्प्रूवमेंट करके आप लोगों को बहुत बढ़िया यहाँ पर कंटेंट उपलब्ध करवाऊँगा। तो दोस्तों, अब आपको यह चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है और हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी की क्लास आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को कोई शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जहाँ जहाँ कर सकते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक। और यदि आप लोग मुझे वैसे ही सपोर्ट करेंगे तो आप अपनी व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी लगा सकते हैं, तो दोस्तों जितने आपके कांटेक्ट में होंगे उन लोगों को भी पता चल जाए। तो चलिए दोस्तों, अब आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। एक नया सेशन, यह हमारी पहली क्लास होगी इस चैनल पर दोस्तों। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी की क्लास। किस तरह से भाषा सिखाएंगे, भाषा के वे सभी क्वेश्चन जो सी टेट में देखने को मिलते हैं। एक एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो सी टेट के एग्ज़ाम में आता है। पूरी वीडियो देखने के बाद आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और जब आप एग्ज़ाम देने को जाओगे, जो आपका सी टेट का 5 जुलाई को है और MP टेट वालों को 19 सितंबर से स्टार्ट है, तो वहाँ पर आप लोगों को इन्हीं क्वेश्चन में से मैं यह हिंदी पेडागोजी की सीरीज स्टार्ट करूँगा। इसी सीरीज में से आप लोगों को बिल्कुल एज इट इज पुटअप कर दिए जाएंगे ऐसे ही क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सीधी बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की। तो अपना पहला क्वेश्चन है आपका हिंदी पेडागोजी का, भाषा के कौशल है। तो आप लोगों को बताना है कि भाषा के कौशल कितने होते हैं। और इसके सामने आप लोगों को 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने सुनना, ऑप्शन B है आपका बोलना, ऑप्शन C है पढ़ना और लिखना, ऑप्शन D है उपयुक्त सभी। तो आप लोगों को जल्दी से चूज करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा और जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। तो दोस्तों चलिए, अब आप लोगों को जो लैंग्वेज पेडागोजी की रीड है, वो आप लोगों को मैं पहले ही क्वेश्चन में समझाने वाला हूँ। तो आप लोग जल्दी से बिल्कुल रेडी हो जाइए अब समझने के लिए। जो मैं समझाने वाला हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो भाषा कौशल हैं वो 4 होते हैं। लिखकर समझा देता हूँ। भाषा के कौशल कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 होते हैं। आपका पहला कौशल होता है सुनना।
तो दोस्तों जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो सिर्फ और सिर्फ सुन पाता है। तो सबसे पहले क्या सीखता है बालक? सुनना सीखता है। और सुनना किसके द्वारा सीख पाता है? वो सीखता है एनवायरनमेंट से सीखता है सुनना। अब आपका दूसरा कौशल है बोलना। ये कैसे संभव हो पाया दोस्तों? ये संभव हो पाया आपका LED, जिसे आप इस जानते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से, या फिर हिंदी में से बोले तो भाषा अधिग्रहण तंत्र। और ये दोस्तों हर एक बच्चे के अंदर यह जन्मजात होता है। तो अब पहला कौशल हो गया आपका सुनना, दूसरा हो जाएगा बोलना। अब तीसरा कौशल है आपका पढ़ना। जब बालक सुनना सीख लेता है, सुनने के बाद क्या सीख लेता है? बोलना। और बोलना सीख लेता है, इसके बाद हो जाता है बच्चे का स्कूल में एडमिशन। तो फिर सीखता है बच्चा पढ़ना, और पढ़ना उसके बाद सीखता है लिखना। तो यह आपके 4 कौशल हो गए। भाषा के कौशल कितने होते हैं? 4 होते हैं। आपका पहला कौशल होता है सुनना, और यह किस तरह से सुन पाता है? एनवायरनमेंट के द्वारा सुन पाता है बालक। और दूसरा होता है आपका बोलना किस के कारण संभव हो पाता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LED। यह इसे आप हिंदी में भाषा अधिग्रहण तंत्र के नाम से जानते हैं। और दोस्तों तीसरा आपका पढ़ना, और चौथा है आपका लिखना। और दोस्तों एक बात और मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट बताता हूँ। आप लोग 100% इस बात को 100% यह क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि जो भाषा के कौशल होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी कि अंतर संबंधित होते हैं। तो यह चारों कौशल दोस्तों भाषा के इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में। भाषा के सभी कौशल आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी कि अंतर संबंधित होते हैं। तो यह बात आप लोग भी ध्यान रखें कि जो भाषा के चारों कौशल होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। वो कैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं दोस्तों? आप लोगों ने देखा होगा कि जो बालक सुन नहीं पाता तो वो बालक बोल नहीं पाता। तो जब बालक सुन ही नहीं पाएगा तो बोलना कैसे सीख पाएगा? तो यह चारों कौशल दोस्तों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब एक बात और मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि जो आपके सुनना और बोलना को है, आपके सुनना और बोलना, ये दोस्तों आपके होते हैं प्राथमिक कौशल, या ऐसे आप गौण कौशल भी कहते हैं। तो अब आप लोगों से यह क्वेश्चन किस तरह से मैं इससे पूछा जा सकता है? तो यह पूछा जा सकता है कि भाषा के कौशल कितने होते हैं? तो भाषा के कौशल 4 होते हैं। और दूसरी तरह से किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो भाषा के कौशल गौण कौशल कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आपके सुनना और बोलना, 2 होते हैं। और जो आपके प्राथमिक कौशल तो आपके सुनना और बोलना हो जाएंगे, और पढ़ना और लिखना ये आपके हो जाएंगे द्वितीय कौशल, या फिर सेकेंडरी कह लें, या फिर इसे आप कह लें, सॉरी दोस्तों, यह हो जाएंगे आपके मुख्य कौशल। सुनना और बोलना हो जाएंगे आपके मुख्य कौशल, और यह हो जाएंगे गौण कौशल। सुनना और बोलना दोस्तों आपके मुख्य कौशल होते हैं। तो अब आप लोगों से सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्य कौशल कौन से हैं? तो मुख्य कौशल हो जाएंगे आपके सुनना और बोलना।
ये आपके मुख्य कौशल होते हैं, मुख्य, और पढ़ना लिखना होते हैं आपके गौण। और आप लोगों से एक प्रकार से और क्वेश्चन फ्रेम करके पूछा जा सकता है कि जो भाषा के कौशल हैं उनका मनोवैज्ञानिक क्रम क्या होगा। तो इनका मनोवैज्ञानिक क्रम होगा दोस्तों सुनना, पहला हो जाएगा सुनना, और दूसरा हो जाएगा बोलना, और तीसरा हो जाएगा पढ़ना, और चौथा हो जाएगा लिखना। यह इसका क्रम हो जाएगा मनोवैज्ञानिक क्रम। तो दोस्तों यह थी लैंग्वेज पेडागोजी की रीढ़ की हड्डी। तो दोस्तों इसे आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अब आप लोगों का छूटेगा नहीं। यदि एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है तो आप लोगों का 1 नंबर बिल्कुल फर्स्ट ही क्वेश्चन से श्योर हो गया। अब दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भाषा के मुख्य तत्व होते हैं, यानी कि लैंग्वेज के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो वो आप लोगों को बताना है। तो जल्दी से बताइए। भाषा के मुख्य तत्व यानी कि एलिमेंट, भाषा के मुख्य तत्व वो होते हैं दोस्तों आपके ध्वनि भी होती है, संकेत भी होते हैं, और चिन्ह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। सेकंड का हो जाएगा राइट आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फर्स्ट का दोस्तों मैंने आप लोगों को इसका आंसर नहीं बताया था, तो आपका फर्स्ट का आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को मैंने इतना समझा दिया था तो आप लोग आंसर तक तो आराम से पहुंच जाते। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए, यानी कि लैंग्वेज किस मीडियम में देनी चाहिए बच्चे को। तो वो आप लोग जल्दी से, आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन बी मातृभाषा, ऑप्शन सी द्वितीय भाषा, या फिर ऑप्शन डी प्रादेशिक भाषा। तो बालक को भाषा शिक्षण यानी कि मातृभाषा सिखाने के मातृभाषा में उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा किस माध्यम से दी जानी चाहिए, किस मीडियम में दी जानी चाहिए, वो दी जानी चाहिए आपकी मातृभाषा में ही शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए, तो इसका भी मैं आप लोगों को रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि मातृभाषा से बालक क्या होता है, परिचित होता है, यानी कि फेमिलियर होता है बालक के मातृभाषा से, और उसे क्या हो जाता है, चीज़ें समझना आसान हो जाती है उसके लिए। इसलिए बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इसी के साथ अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मातृभाषा का अर्थ। अब हम मातृभाषा के ऊपर पड़ गए हैं, मातृभाषा के पीछे पड़ गए हैं। तो अब आप लोगों का यहाँ से कोई भी आपकी क्वेरी हो यहाँ तक, तो आप कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना यदि कोई भी डाउट हो आप लोगों को। तो मातृभाषा का अर्थ बताइए दोस्तों। परिवार की भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा, या फिर उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों जल्दी से कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मातृभाषा का अर्थ होता है दोस्तों, यह आपकी परिवार की भी भाषा होती है, माँ की भाषा, पिता की भाषा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आप लोगों को यानी कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं कि परिवार की भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा। आप लोगों ने कभी ऐसा देखा होगा कि माँ अलग भाषा बोलती है, या माँ बोले कि हाउ आर यू और पापा बोले नहीं ठीक हूँ मैं। तो आप लोगों ने यह
कभी नहीं देखा होगा कि एक ही छत के नीचे रहें और अलग अलग भाषा, अलग अलग लैंग्वेज में बात करें। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा और फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिवार की भाषा भी होती है, माँ की भाषा, पिता की, उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य है। मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है, तो जल्दी से बताइए दोस्तों क्या ऑब्जेक्ट होता है मातृभाषा का। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास या फिर ए और सी दोनों। अब आप लोगों को मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। जो मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों, इससे मातृभाषा से क्या होता है, बालक का मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। अब आप लोग यह बताइए शारीरिक विकास, या शारीरिक विकास मातृभाषा से होगा बालक का? नहीं होगा ना। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा मानसिक विकास और बौद्धिक विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, मानसिक विकास और बौद्धिक विकास। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है, यानी कि मातृभाषा किस विधि के द्वारा दी जानी चाहिए, प्रमुख शिक्षण विधि क्या है इसकी मातृभाषा की। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों। आगमन विधि, निगमन विधि या फिर अनुकरण विधि, उपयुक्त सभी। तो मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकरण विधि। दोस्तों मातृभाषा जब बच्चा सीखता है तो बालक कैसे सीखता है? मातृभाषा सीखता है इमिटेट करके, यानी कि नकल करके सीखता है। तो इसकी प्रमुख शिक्षण विधि होगी दोस्तों आपकी अनुकरण विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाषा अधिगम के कारक होते हैं। तो दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करें दोस्तों जल्दी से। और आप लोगों को मैं 15 क्वेश्चन करवाने वाला हूं इस क्लास में, तो अब आप लोगों को काउंट भी करते जाना है साथ में कि आप लोगों के 15 में से कितने राइट आंसर हुए। क्योंकि दोस्तों आप लोगों के सीटेट के एग्ज़ाम में या फिर एमपी टेट के एग्ज़ाम में हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उसी फॉर्मेट में आपको लेकर आया हूं, जिससे कि आप लोगों को अंदाज़ा लग जाए कि हिंदी पेडागोजी में आपकी कितनी पकड़ है और कितनी तैयारी है। तो जल्दी से बताएं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर भाषा अधिगम के कारक होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल। और भाषा कौशल आपके दोस्तों 4 होते हैं। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है इसको। तो भाषा के कौशल कितने होते हैं? 4 होते हैं। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं। तो जल्दी से बताएं, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बी एस ब्लूम, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ग्लेसर, ऑप्शन सी है बी ओ स्मिथ, ऑप्शन डी है आई के डेविस। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के। जितने क्वेश्चन इस वीडियो में है और आने वाली वीडियो में सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यह वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में इन्हीं क्वेश्चन में से पिकअप कर लिए जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन। तो जल्दी से आप लोग बिल्कुल वीडियो को
स्किप मत कर देना दोस्तों, नहीं तो आप लोगों को यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, आई के डेविस। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय की प्रवर्तक कौन है? आई के डेविस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आई के डेविस। अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से या फिर इस क्लास के जो भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट है। तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है, किसने किया है? तो जल्दी से बताएं दोस्तों। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है, किसने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी एस ब्लूम। बी एस ब्लूम। और दोस्तों इसका मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। बी एस ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्य 3 बताए हैं। उन्होंने कहा शिक्षा के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, बालक को शिक्षा क्यों दी जाती है, वो 3 पक्ष मजबूत करने के लिए ही बालक को शिक्षा दी जाती है। वो 3 पक्ष कौन कौन से होते हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो 3 पक्ष होते हैं, बालक को शिक्षा क्यों दी जाती है, यानी कि शिक्षा देने का ऑब्जेक्ट होता है। तो वो क्या ऑब्जेक्ट होता है? तो बी एस ब्लूम ने सीधे से यह कहा सबके सामने कि बालक को तीन वजह से शिक्षा दी जाती है कि बालक को ज्ञानात्मक पक्ष से मजबूत करने के लिए, भावात्मक पक्ष मजबूत करने के लिए और क्रियात्मक पक्ष। तो 3 वो हैं आपके। पहला है आपका ज्ञानात्मक पक्ष और दूसरा है आपका भावात्मक पक्ष और तीसरा है आपका क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष ये आपके शिक्षा के उद्देश्य 3 बताए गए हैं। यह उद्देश्य 3 बी एस ब्लूम ने बताए हैं। तो इनको आप लोग ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एस ब्लूम। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है, किसने किया? बी एस ब्लूम ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बी एस ब्लूम ने यह भी बताया कि शिक्षा बच्चों को क्यों दी जाती है। तो शिक्षा बच्चों को इसलिए दी जाती है कि बच्चों का 3 पक्ष मजबूत करने के लिए, ज्ञानात्मक पक्ष मजबूत करने के लिए, भावात्मक पक्ष मजबूत करने के लिए, क्रियात्मक पक्ष मजबूत करने के लिए, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव और इफेक्टिव डेवलपमेंट और साइकोमोटर डेवलपमेंट। ये 3 पक्ष होते हैं बालक के। तो यह 3 पक्षों को बताया है बी एस ब्लूम ने। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण। आपका पिछले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। तो इसका सभी को राइट आंसर देना होगा दोस्तों। ऐसी मैं आशा करता हूँ यदि आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को ये तीनों समझाए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी के साथ जल्दी से स्पीड बढ़ाते हैं। सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र का पालन किस विधि में स्पष्ट दिखाई देता है, यानी कि कौन सी वो विधि है जिसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण
किया जाता है। तो आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए है आगमन विधि, ऑप्शन बी है निगमन विधि, ऑप्शन सी है प्रदर्शन विधि, ऑप्शन डी है प्रोजेक्ट विधि। तो जल्दी से बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों का यह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निगमन विधि में हम किस तरफ से किस ओर शिक्षण करते हैं, इसमें हम नियम से उदाहरण की ओर इसमें शिक्षण करते हैं और सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निगमन विधि। और निगमन विधि यह किन क्लासों के लिए होती है, तो यह बड़ी क्लासों के लिए यह विधि उपयुक्त मानी जाती है। और जो आपकी आगमन विधि होती है वो छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होती है। तो यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं इसी के साथ अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि से उत्तम होती है। मैंने अभी आप लोगों को बताया है, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, ऑप्शन सी है आगमन विधि, ऑप्शन डी निगमन विधि। तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि उत्तम होती है, यानी कि सबसे अच्छी विधि छोटी कक्षाओं के लिए कौन सी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम विधि हो जाएगी आपकी आगमन विधि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आगमन विधि। और आगमन विधि आपकी छोटी कक्षाओं के लिए सबसे बेस्ट होती है और इसमें हम उदाहरण से नियम की ओर शिक्षण करते हैं, यानी कि बच्चों को पहले उदाहरण दिए जाएंगे यानी कि एग्जाम्पल, और फिर उदाहरण से हम एक नियम ज्ञात करते हैं। तो यह भी ध्यान रखना दोस्तों। अब आप लोगों को कभी कभी आपके हिंदी में यह क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाता है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को यह क्वेश्चन भी अब ऐड किया है इसमें। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है। तो जल्दी से बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी का राइट आंसर आना चाहिए इस पर। तो हिंदी भाषा में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है या फिर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन इसी से हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या, ये भी क्वेश्चन मैंने ऐड किया। इस हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को 11 आपके स्वर होते हैं, 11 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके ये आ जाएंगे व्यंजनों की संख्या। तो व्यंजन कितने होते हैं आपके 33 व्यंजन होते हैं आपके, और स्वर होते हैं आपके 11। इस क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, जिससे कि दोस्तों आप लोगों के लिए जैसे ही मैं वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना दोस्तों, शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो लास्ट क्वेश्चन है अपना इस क्लास का, भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है। तो दोस्तों इसका जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा और फिर इस क्लास को हम
समाप्त करते हैं जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है। तो जल्दी से बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा की सार्थक प्रथम सार्थक इकाई शब्द होती है। तो दोस्तों आप लोगों को यह बताना है कमेंट करके कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ये ज़रूर बताएं मुझे कमेंट करके। और आप लोगों को और किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, कौन सी पेडागोजी किस चैप्टर की, ये भी बताएं दोस्तों, जिससे कि मैं आप लोगों को हर एक चीज़ प्रोवाइड कर सकूं। और दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, तो आप लोगों की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग दोस्तों जैसा कि आप लोग मुझे वहाँ पर सपोर्ट करते तो वैसा ही आप लोग मुझे यहाँ पर सपोर्ट करें, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी क्लास आप लोगों को मैं लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगली क्लास में। हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी, हर एक सब्जेक्ट की क्लास कंटेंट की हर एक चीज़ करवाऊँगा 5 जुलाई से पहले। आप लोगों को 5 जुलाई को एग्ज़ाम है, उसमें आपको यहाँ इस चैनल से आपको इस वीडियो से हर एक वीडियो में आप लोगों को सीटेट 5 जुलाई में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अब मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जब तक के लिए